रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारे सारणेश्वर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए मित्रों, रीट लेवल 2 में साइकोलॉजी के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक है और जिसमें से प्रश्न निश्चित रूप से आते रहते हैं परीक्षा में हर बार। एक और दो प्रश्न तो निश्चित रूप से आते ही है। हमारे इस वीडियो में आपको तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी। बिना कोई समय गंवाए आइए हम शुरू करते हैं। क्या है क्रियात्मक अनुसंधान? देखिए, अनुसंधान जो है वो उसकी ज़रूरत कब होती है? हमें किसी न किसी आवश्यकता की वजह से। जब हमें कोई आवश्यकता हो तभी हम खोजने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और इसीलिए उसके ऊपर हम जो क्रिया करते हैं, जो भी गतिविधियां करते हैं, वो क्रियात्मक अनुसंधान है। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान क्या करता है? नवीन तथ्यों की खोज, खोज के लिए जो प्रयास किया जाता है उस प्रयास का एक नाम है। वो आपके लिए क्रियात्मक अनुसंधान है। इस क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहले सूत्रपात कहाँ हुआ? देखिए, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट जानकारी आपको इस हमारे वीडियो में दी जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करें। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात और शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुई है। अमेरिका से किया गया है। शिक्षा जगत में सबसे पहले शिक्षा में इसे प्रयोग किसने किया? जो प्रवर्तक है जिसने क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में उपयोग करना शुरू किया वो है स्टीफन एम कोरे महोदय ने इसको शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रतिपादन किया। कब किया? 1962 में। ये आपको याद रखना है। क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग करने वाले महाशय का नाम क्या है? स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान का शुरुआत कहाँ से हुई? सूत्रपात कहाँ से हुआ? अमेरिका में। तो शिक्षा में जब प्रयोग करने लगा तो इसका नाम पड़ गया शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान। शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान। और शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में जरूरत, इस क्रियात्मक अनुसंधान की शिक्षा में जरूरत क्या पड़ी? क्यों पड़ी? देखिए, विद्यालय प्रशासन को विद्यार्थी के साथ अध्यापन कार्य करवाने के साथ साथ ही उस पूरे संचालन, शिक्षा व्यवस्था के संचालन करने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना पड़ता है, जिसमें विद्यालय के दैनिक कार्य होते हैं। शिक्षण नीतियों में किस प्रकार सुधार किया जाए, तो इन सब में समस्या जो होती है उनको सुधार करने के लिए शिक्षा में इस क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग होने लगा। और जब शिक्षा में प्रयोग होने लगा तो ये देखने लगा कि क्या क्या समस्या में सुधार किया जा सकता है, हमारे संगठन और संचालन को किस प्रकार से उत्तम बनाया जा सकता है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये बना है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षा में होने वाली सुधार हेतु। कौन सा सुधार? समस्याओं में सुधार हेतु किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, कैसे संगठन को और शिक्षा व्यवस्था को उत्तम बनाया जा सकता है।
इसका काम शैक्षिक अनुसंधान में किया गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कुछ महाशयों ने उनकी परिभाषा दी है, तो आप परिभाषा देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। मौले एक विद्वान है। मौले ने परिभाषा दी है कि शिक्षक के समक्ष उत्पन्न होने वाली जो समस्या है का समाधान ही क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान है, ये परिभाषा दी है मौले ने। उसी प्रकार से गुड़ ने भी परिभाषा दी है। गुड़ जो विद्वान है, गुड़ ऐसे विद्वानों का नाम है, गुड़ और मौली, शकरनी, इस तरह से। तो गुड़ महोदय ने परिभाषा दी है कि शिक्षकों और निरीक्षकों द्वारा अपने निर्णय, जो भी अपने निर्णय होते हैं, उन निर्णयों में गुणात्मक जो परिवर्तन है, गुणात्मक जो बदलाव है, परिवर्तन या बदलाव के लिए उन्नति ये भी कह सकते हैं, के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो अनुसंधान है, वो ही आपका ये मुख्य दो परिभाषाएं आपको याद करनी है। परिभाषा आपको मौले, गुड़ और एक शैक्षिक अनुसंधान जो परिभाषा रहता है, वो कहता है कि शिक्षण प्रबंधन अधिगम संस्थाओं की संस्थितियों और बालक के सर्वांगीण विकास हेतु उनकी समस्याओं के अध्ययन करने वाली प्रक्रिया है, वो क्रियात्मक अनुसंधान है। मतलब बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु हम ये कह सकते हैं, विकास हेतु बालकों के जो सर्वांगीण विकास होता है, सभी तरह का जो विकास होता है, उसमें आने वाली जो समस्या है उनके दूर करने दो, समस्या निराकरण की व्यवस्था है ये। निराकरण या अध्ययन करने वाली प्रक्रिया है। समस्याओं का अध्ययन करने वाली प्रक्रिया है। कौन सी? क्रियात्मक अनुसंधान। तो स्टीफन की परिभाषा, गुड़, मौले और शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषा आपको याद रखनी। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? जो समस्या है उसका समाधान ढूंढना, समस्या समाधान किसका?
समस्याओं का। तो अभी तक आपने पढ़ा, इसका सूत्रपात कहाँ हुआ? अमेरिका में। शिक्षा में सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? स्टीफन एम कोरे। कब क्या? 1962 में। ठीक है, अनुसंधान का समझ लिया। हाँ, इसके उद्देश्य हो गए किसके लिए? समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। और ये शिक्षा विद्यालय स्तर तक ही सीमित रही है, इसलिए इसका जो अनुसंधान, ये अनुसंधान जो है उसकी सीमाएं कहाँ तक है? इसकी सीमाएं कहाँ तक है? विद्यालय तक ही, विद्यालय तक इसकी सीमा रहेगी। जो मुख्य मुख्य तथ्य है वो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। निश्चित रूप से इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और आपको अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना है। ये क्रियात्मक अनुसंधान करने वाले होते हैं। अनुसंधान करने वाले कौन होते हैं विद्यालय में? विद्यालय में जो अनुसंधान करने वाले हैं वो अनुसंधानकर्ता कौन कौन है? अनुसंधानकर्ता जो है वो दो ही होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं। शोधकर्ता जो खोज करने वाला, और दूसरा शिक्षक। मुख्य रूप से पूरा क्रियात्मक अनुसंधान बहुत बड़ा, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं। जो जो आप पॉइंट वाइज आपको बताया जा रहा है आप उनका अध्ययन कर, इसका संपादन कौन करता है, इसको पूरा कौन करता है? क्रियात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण कौन से होते हैं? उपकरण देखिए, आप जब क्रियात्मक अनुसंधान करने लगते हो तो उसमें आपको क्या क्या उपकरण की जरूरत होती है वो देखो। क्रियात्मक अनुसंधान में 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। मतलब हम जो मेथड काम में लेते हैं वो जो मेथड है वो है एक, सबसे पहले साक्षात्कार ले सकते हैं। दूसरा अवलोकन प्रणाली, और तीसरा हम लेते हैं जो है आपके प्रश्नावली। मतलब क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता 3 प्रकार से समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। अवलोकन करके, अवलोकन करके देखना, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना, अवलोकन के जरिए कर सकता है। उसका इंटरव्यूज लेके कर सकता है, साक्षात्कार जो होता है उसके जरिए कर सकता है। और तीसरा क्वेश्चनरीज के जरिए उसका कर सकता है। क्या? अनुसंधान। तो ये जो अब तक है मुख्य इस क्रियात्मक अनुसंधान के बिंदु है, जिसको आपको याद करना आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, कल हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। मेरा वीडियो आप अंत तक देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में लाइक करें, शेयर करें। आप लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार मित्रों, रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का शाणेश्वर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रीट लेवल 1 और 2 के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का पहला भाग हमने पढ़ा। आज हम इसका दूसरा भाग क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान या चरणों का अध्ययन हम करेंगे। चरण कितने स्टेप में हमने पढ़ा था कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्भव है उसके बाद शुरुआत है जो अमेरिका में हुई। स्टीफन एम कोरे महोदय ने इसको शिक्षा में लागू किया और इसकी जो सीमाएं हैं, इसका जो दायरा है वो एक विद्यालय तक ही सीमित रह गया है। इसके अलावा जो समस्याएं आती है उनको किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप उन शोधकर्ताओं को अपनाना पड़ता है, वो कुल स्टेप जो सोपान है कितने हैं? 7 चरणों में पूरी समस्या का समाधान किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। देखिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसकी रूपरेखा बहुत लचीली है, बहुत लचीली है। लचीली इसलिए है
क्योंकि इसमें विद्यालय की जो भी गतिविधियाँ होती है उन समस्याओं को किस प्रकार से यह अंकन प्रकरण किस प्रकार समस्या का समाधान किया जा सकता है, उन तथ्यों को, उन विधियों को खोजा जाता है। तो सबसे पहले सोपान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं समस्या का चयन करना। देखिए, विद्यालय स्तर में संचालकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को भी कई प्रकार की समस्या आती है और वो उनका समाधान ढूंढने की निरंतर कोशिश करता रहता है। अक्सर देखते हैं कि विद्यालय के किसी एक क्लास में बच्चे बहुत कम उपस्थित होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कभी बच्चे भाग जाते हैं। तो विद्यालय से पलायन कर जाना, कुछ दिनों आए फिर छोड़ के चले गए, तो पलायन करके चले जाना, कम उपस्थिति होना, विद्यालय में किसी बच्चे का क्लास में ज़्यादा गतिविधि न करना, ये सभी समस्या है। तो सबसे पहले कि हमारे क्लास में शिक्षक को ये देखना होता है कि समस्या क्या है, उनका चयन करना जरूरी है कि हाँ, इस स्कूल में इस क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो अब इसके लिए क्या किया जाए। जब समस्या का चयन हो जाता है तो उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उस कार्यों के प्रति जो प्रस्ताव लिए जाते हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है कि हमें ऐसा क्या किया जाए कि जो समस्या है उनके बेहतरीन समाधान हमें मिले। तब क्या करते हैं, जो समस्या है उनके प्रति विभिन्न प्रकार के विचार विमर्श किया जाता है। समस्या ये भी हो सकती है कि 10वीं के विद्यार्थी, लेकिन उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ना नहीं चाहता, शिक्षक बहुत कोशिश करता फिर भी नहीं पढ़ना चाहता, तब हम उसके लिए और कौन सा तरीका ढूंढें। ऐसे उन तरीकों पर विचार विमर्श किया जाता है जो कि क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा सोपान कहलाता है। फिर जब एक तरीका तय हो जाता है, जो योजना का चयन हो जाता है कि हाँ, हम इस तरह से किया जाए, तब उस संबंध में कई दूसरी उपकल्पना या परिकल्पनाओं का आयोजन निर्माण किया जाता है। परिकल्पना का निर्माण करना, अब समझते हैं परिकल्पना का निर्माण करना मीन्स कि जिस तरह से किसी कार्य को किया जाएगा, उस समस्या का सीमांकन करने के बाद, उसको परिभाषित करने के बाद और किस तरह से अन्य सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, किस तरह से और प्रविधियां काम में ली जाए, वो परिकल्पनाओं का निर्माण, उनकी सपोर्ट करने वाले साधन संसाधन, इन सब का ढूंढा जाता है, उनका निर्माण किया जाता है कि हमें क्या करना है। वो क्रियात्मक अनुसंधान का तीसरा सोपान के अंतर्गत माना जाता है। फिर जो समस्या है कि बच्चा भाग रहा है स्कूल, तो पता लगा जाता है कि क्यों भाग रहा है। मम्मा ने बुला दिया, घर वालों ने बुला दिया, बच्चा बीमार हो गया, पढ़ना नहीं चाहता, क्या तकलीफ है। तो उन विधियों को अपनाया जाता है कि जिसके जरिए ये जानने की कोशिश की जाती है कि समस्या क्या है और उसका समाधान फिर किस प्रकार से किया जाए। तो सबूत इकट्ठे किए, संग्रह किया जाता है तथ्यों का, और फिर विधियों का निर्माण किया जाता है। पांचवा जो चरण आता है, योजना का क्रियान्वयन एवं प्रमाण संकलन। सारे सबूत इकट्ठे जब कर लिए जाते हैं तो फिर उस डायग्राम को लागू किया जाता है कि कल से आधा घंटा टीचर जल्दी आएगा, अगर बच्चे क्लास में ज़्यादा लेट आ रहे हैं तो ये समस्या है कि टीचर आता है और बच्चे आधे घंटे या 15-10 मिनट आते ही नहीं है, ब्रेक के बाद वापस आते ही नहीं है, उस किसी एक विशेष क्लास में आते ही नहीं है, तो शिक्षक पहले आएगा या 10 मिनट बाद में आएगा। तो इस प्रकार से जो भी है सारी योजना का उसको एक्टिव किया जाता है और सबूत के साथ जो योजना लागू की गई है उसके परिणाम भी निकल जाते हैं, निष्कर्ष निकल आता है कि जो हमने क्या किया कितनी सफल हो रही है या नहीं हो रही, क्या बच्चे इसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं हो रहे। देखिए, दिन प्रतिदिन विद्यालय के शिक्षकों को, संचालकों कई प्रकार की समस्या का समाधान करना पड़ता है, समस्या आती है उनके सामने। अभी कोरोना का समय है तो क्या किया जाए, ये भी अनुसंधान ही है। क्या किया जाए कि बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल ही खत्म न जाए, छूट न जाए,
हम कौन कौन से साधन अपनाएं ताकि बच्चे शिक्षक के दूर, विद्यालय से और शिक्षक से दूर होते हुए भी शिक्षा से वो निरंतर जुड़ा रहे। तो ये सारी व्यवस्था वो क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होती है। तथ्य जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके आधार पर एक डिसीजन जो है निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, और जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसी निष्कर्ष के आधार पर क्या परिणाम मिलता है, और वो परिणाम जो है वो भी सबके सामने रखा जाता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि हमने ये प्रयास किया और हमें इसका उचित परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये क्रियात्मक अनुसंधान के 7 सोपान है जो परीक्षा में इतना पूछा जाता है कितने सोपान है, या फिर कोई भी एक योजना चयन एवं कल्पना निर्माण करने क्रियात्मक अनुसंधान का कौन सा सोपान है, ये पूछा जाता है। शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षण विधियों में सुधार हेतु किया जा सकता है। आप देखें क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा जगत में, देखिए विद्यालय में जो है, विद्यालय में इसका प्रयोग शिक्षण व्यवस्था विधि जो है, शिक्षण विधि जो शिक्षण विधि है उसमें सुधार हेतु इसका क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी जो है उसमें पलायन की जो समस्या है वो दूर करने के लिए, अर्थात विद्यार्थियों के में अध्ययन के प्रति विद्यार्थियों का अध्ययन के प्रति जो है कैसे रुचि विकसित की जाए, रुचि विकसित करने हेतु भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो समस्या है अनुशासन विद्यालय को बना रहना, तो अनुशासन से संबंधित, अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी इस क्रियात्मक अनुसंधान सोपान का प्रयोग किया जा सकता है। तो ध्यान रखें विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान सबसे ज़्यादा उपयोगी है, और वही जब समाज के लिए, समाज की समस्या संबंधित काम में किया जाए, अगर संसाधन अनुसंधान जो है क्रियात्मक अनुसंधान उसका सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में किया जाए, वो शैक्षिक क्रिया में कर रहा है किया जा रहा है, शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान है। और जब सामाजिक समस्याओं के लिए किया जाए सामाजिक समस्या हेतु, तो उसे क्या कहते हैं, जिसका संबंध सामाजिक समस्याओं से संबंधित है, तो सामाजिक क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, सामाजिक क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है। जो एक और है कुर्ट लेविन, उसको कुर्ट लेविन भी कहते हैं। कुर्ट लेविन ये जो विद्वान है, जो फैक्ट याद करने की चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कुर्ट लेविन विद्वान है, इसने मानवीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए समाज विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। तो समाज विज्ञान के क्षेत्र में समाज विज्ञान
के क्षेत्र में इस क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। क्रियात्मक अनुसंधान का उसने प्रयोग किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका ये क्रियात्मक अनुसंधान का जो टॉपिक है आपने अच्छी तरह समझा होगा, और निश्चित रूप से इनमें से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ज़रूर अपने मित्रों में इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।